हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दीक्षाज एजुकेशन हब। तो फाइनली हम स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फेज़ की तरफ आ चुके हैं। तो इससे पहले हमने जो भी स्टडी करा वो बिल्कुल फैक्चुअल भी काफ़ी थी, उसमें स्टोरीज़ भी हमने काफ़ी पढ़ी। अब हम जा रहे हैं कि जब हम फ्रीडम की फ़ाइट करने लगे कि अब जो इंडिया है वो किसको मिलेगा, सिर्फ इंडियंस को। आज का वर्ल्ड तो खैर मल्टीपोलर है, आप करंट अफेयर्स पढ़ते हो। हम तो मल्टीपोलर वर्ल्ड में है ना आजकल। यूएस की बस डोमिनेंस इतनी है कि डॉलर चलता है हर जगह पे। पर उस टाइम पे हमारा जो एजेंडा था दैट इंडिया फॉर इंडियंस, ठीक है। तो ये फेज स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम ईयर 1885 टू 1905 बिकॉज यहाँ पे लिखा है साथ में फेज 1 की बात कर रहे हैं हम। चलो करते हैं स्टार्ट। फिर फेज़ 1 में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले तो क्या हुआ, एक नेशनलिज्म वाली भावना जो थी वो लोगों के अंदर आ जाती है। तो नेशनल स्ट्रगल पहले शुरू हुआ। पता चल रहा है लोगों को कि ब्रिटिशर्स हमारा कहीं ना कहीं एट्रॉसिटी कर रहे हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो इंडियंस के अंदर आ चुकी थी। और ऐसे नहीं था कि सिर्फ एक पर्सन के अंदर। अब जब हम बात कर रहे हैं 1831 की एग्जाम्पल ले लेते हैं, राजा राम मोहन रॉय वगैरह जब थे तो उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ रहा था लोगों की आइडियोलॉजी बदलने के लिए। पर जब हम 1885 के पास में पहुंच चुके हैं तो अब यहाँ पे आप देखोगे कि लोगों के अंदर खुद ही चेंज आना शुरू हो चुका है। लोग जो हैं उनको पता है कि एक राष्ट्र जो होता है वो कम्युनिटी से मिलके बनता है, ना कि किसी और के रूल करने से हमारे ऊपर। तो नेशनलिज्म क्या होती है, एक तरह की आइडेंटिटी होती है जो कि लोग शेयर करते हैं आपस में, जो एक साथ रहते हैं। और कॉमन कल्चर उनकी हिस्ट्री रहती है। कल्चरल हिस्ट्री अगर देखोगे तो वो कॉमन रहेगी। इसके अलावा इंडियन नेशनलिज्म जो था ये एज अ रिफॉर्म मूवमेंट से शुरू हुआ था। रिफॉर्म, दो वर्ड याद रखने, रिफॉर्म एंड रिवाइवलिज्म। पर यहाँ पे रिफॉर्म की बात हो रही है, यानी कि हम बात कर रहे हैं चेंज की। एंड पार्शली एज अ रिएक्शन टू कॉलोनियल पॉलिसीज़, यानी कि जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी चलाई हुई थी, चाहे से वो फिर आपकी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हो या सब्सिडरी अलायंस हो, आने वाला है वो थोड़ी देर में। तो कॉलोनियल पॉलिसीज़ के अगेंस्ट ये नेशनलिज्म की भावना डेवलप हो चुकी थी। अब क्या ऐसे फैक्टर थे जिसकी वजह से नेशनलिज्म वाली फीलिंग लोगों के अंदर इमर्ज की। सबसे पहला है, हर जगह पे जब भी हिस्ट्री का आप कोई क्वेश्चन का आंसर लिखोगे तो एक सोशल फैक्टर रहेगा, एक पॉलिटिकल फैक्टर रहेगा, एक इकोनॉमिक फैक्टर रहेगा। ये तीन चीज़ें आप नोटिस करोगे कि हर जगह पे आपको मिलेंगी। तो जब यहाँ पे फैक्टर्स आप पढ़ते हो नेशनलिज्म इन इंडिया के बारे में, तो सोशल, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन। सोसाइटी लेवल पे भी एकता बढ़ रही है, पॉलिटिकल लेवल पे भी एकता बढ़ रही है, आइडियोलॉजीज पे भी एकता बढ़ रही है। इस टाइम पे ऐसे नहीं है कि ये पार्टी आएगी ये पार्टी आएगी, इस टाइम पे है कि इंडिया को फ्रीडम दिलवाना है, ठीक है। तो इकोनॉमिक लेवल है तो उसका भी क्या रहेगा, यूनिफिकेशन आपको मिलेगा अंडर द ब्रिटिश रिजीम। उसके अलावा प्रोग्रेसिव सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, बहुत सारी मूवमेंट्स हमने ऐसी पढ़ी जो रिलीजन से एसोसिएटेड थी, राइट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रिलीजन एसोसिएटेड सोसाइटी के अंदर जो रिलीजन वाली रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। टाइम लाइन अगर देखोगे तो 19th सेंचुरी की बात कर रहे हैं अभी, यानी कि 1800 टू 1900 की बातचीत चल रही है। इम्पैक्ट ऑफ यूरोपियन नेशनलिस्ट मूवमेंट्स एंड वर्ल्ड अफेयर। अब ऐसे नहीं था कि इंडियन सिर्फ इंडिया के ही अंदर मूवमेंट चला रहे हैं, बाहर भी चला रहे हैं। बाहर ऐसे नहीं था कि इंडियंस को उन लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा, वहाँ पे यूरोपियंस का भी सपोर्ट मिल रहा है। इवन इंडिया के अंदर अगर एग्जाम्पल लें, देरोजियो की बात करी थी ना आपने, उनके फॉलोअर जो थे उनको देरोजियन बोलते थे। तो इनको निकाल दिया गया था इंडिया से क्योंकि ये बिलीव करते थे इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी के अंदर। और ब्रिटिशर्स को लग रहा है कि ये गोरा होके भी इनकी हेल्प करने की ट्राई कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि यूरोपियन नेशंस की भी कहीं ना कहीं जो मूवमेंट्स उन्होंने चलाई थी, जो यूरोपियन नेशनैलिटी के थे, उनका भी काफ़ी रोल रहा। एंड इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन जो है वो एडवांस हो चुका है, ट्रेन वगैरह सब जगह पे कनेक्टेड हो चुकी है, टेलीग्राम जैसी सर्विसेज चल रही हैं, तो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन इजी बन चुका है। और उसकी वजह से ज्योग्राफी की मतलब यहाँ पे जो आप वर्ल्ड का मैप पढ़ते हो कि यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन में आपको इंडिया मिल रहा है, ऊपर जा रहे हो टेम्परेट जोन में यहाँ पे ब्रिटेन है। तो वर्ल्ड के अंदर कनेक्टिविटी इंक्रीज कर रही है। क्यों इंक्रीज कर रही है? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर वे दैट इज़ कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। इनके मेथड्स आ चुके हैं, तो उसकी वजह से भी हम देख रहे हैं एक अलग लेवल पे यूनिफिकेशन मिल रही है। प्रेस के बारे में हमने पढ़ा, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेस पढ़े, न्यूज़पेपर पढ़े, जिसकी वजह से जागरूकता फैल रही है लोगों के बीच में। मॉडर्न एजुकेशन, याद करो जब हमने सैयद अली जी की बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि रिलीजन इज़ गुड, उसको कोई नहीं बोल रहा चेंज करने को, पर एजुकेशन इज़ मस्ट, ठीक है। एजुकेशन मस्ट थी। रिलीजन के नाम पे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, पर एजुकेशन उसमें इन्वॉल्व करनी ही पड़ेगी। और एजुकेशन भी कौन सी, जिसमें स्टेम हो, मॉडर्न एजुकेशन, यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मेडिसिन,
राइट। उस टाइम पे जो इमर्ज कर रहा है सबसे ज़्यादा वो साइंस और टेक कर रहा है, तो इन चीज़ों के ऊपर फोकस किया। और मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया, इसकी जो प्रेस था, मॉडर्न एजुकेशन था, इसी की वजह से मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया डेवलप कर गया। उसके अलावा रिप्रेसिव एंड एक्सप्लॉयटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक तो रीज़न दैट इज़ वेरी कॉमन जो हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, लोगों के ऊपर एट्रॉसिटी क्रिएट कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद की फीलिंग लोगों के अंदर आ जाती है। राष्ट्रवाद उसी को बोलते हैं हम। अब टेरिटरीज़ की यूनिफिकेशन कैसे हुई, अब कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन कैसे इंक्रीज़ करेगा, रेलवे आ गया था, टेलीग्राफ्स आ गए। ओहो सो सॉरी, मैंने यहाँ पे टेलीग्राम लिख दिया था, टेलीग्राम भी बोल दिया करते थे उसको, टेलीग्राफ होता है वैसे, टेलीग्राफ, ठीक है। अभी मूवमेंट जब चलेगी तो ब्रिटिशर्स के साथ इन्हीं के पोल भी तोड़ेंगे, ठीक है। टेलीग्राफ्स आ गए, पोस्टल सिस्टम्स आ चुके हैं, ब्रिटिश की जो एनेक्सेशन है प्रिंसली स्टेट्स की, अब ब्रिटिशर्स ने उनको अपने अंडर कर लिया था, जिस वजह से जोग्राफिकल यूनिफिकेशन आ रखी है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क इंक्रीज़ कर चुका है, मॉडर्न फैक्ट्रीज़ बन रही हैं, इंडस्ट्रीज़ बन रही हैं, ट्रेड चल रहा है इंटरनेशनल लेवल पे। अब ऐसे थोड़ी है मॉडर्न पीरियड पे हम ट्रेड कर रहे हैं, हम तो एंशियंट पीरियड से पढ़ते आए हैं कि हम ट्रेडिंग किया करते थे। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, इकोनॉमिक यूनिफिकेशन दिख रही है। इसके अलावा कांग्रेस एंड प्री कांग्रेस एसोसिएशंस, कांग्रेस का फॉर्मेशन हो चुका है, 1885 का टाइम पीरियड है, 28 ऑफ दिसंबर आईएनसी का फॉर्मेशन हो जाता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडेशन हो जाता है। देन रिवोल्ट ऑफ 1857, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स, इन सभी की वजह से हम देख रहे हैं कि आइडियोलॉजी में यूनिटी आ रही है, पॉलिटिकल यूनिफिकेशन हो रहा है। तो इन सभी फैक्टर्स की वजह से हमने ऊपर क्या एनालाइज किया कि येस, जो राष्ट्रवाद वाली फीलिंग है वो सभी लोगों के बीच में आ चुकी है, जागरूकता कहीं ना कहीं फैल चुकी है। बहुत सारे स्कॉलर्स भी हैं जैसे दादा भाई नारोजी, याद करो कि जो हमारी वेल्थ है, इंडिया की जो वेल्थ है उसकी ड्रेनिंग हो रही है टुवर्ड ब्रिटेन, हमारे ही रॉ मटेरियल को लेके जा रहे हैं और वहाँ से प्रोसेस चीज़ें बना के लेके आ रहे हैं वापस से इंडिया में, और डबल रेट्स पे, ट्रिपल रेट्स पे उनको बेच रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया, बाकी भी जो कंट्रीज़ हुआ करती थी वहाँ पे भी बेच रहे हैं। तो दादा भाई नारोजी जैसे स्कॉलर्स भी डेवलप हुए, डेवलप तो नहीं बोलेंगे, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हुई, आरसी दत्त आ गए, ठीक है, जिन्होंने इकोनॉमिक, ये सारे ही किस फील्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व थे, ये इकोनॉमिक कंडीशन को बताने में ज़्यादा क्यूरियस रहा करते थे, बिकॉज इसकी कंडीशन, इकोनॉमी की कंडीशन सच में ही ख़राब होती जा रही थी। और आज आप करंट अफेयर में अगर देखते हो तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि यूके की इकॉनमी के ऊपर एक आर्टिकल आ रखा था, दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग इंडीड। उसमें लिखा हुआ था कि यूके के पास आज जितनी इकॉनमी है ना, अगर इनसे बोला जाए कि इंडिया की इकॉनमी रिटर्न करो, इनके पास आधा पैसा भी नहीं निकलेगा, ठीक है। दैट्स द आयरनी एक्चुअली कि इंडिया से कितना वेल्थ ये लोग लेके थे। इसके अलावा एजुकेटेड इंडियन जो थे, इनको डिफरेंस पता चल रहा था मॉडर्न पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जो ब्रिटेन में थे और जो इंडियन सिचुएशन थी जहाँ पे बेसिक राइट्स भी डिनाई किए जा रहे हैं। जब ब्रिटेन की बात कर रहे हैं तो ब्रिटेन के अंदर राइट्स दिए जा रहे हैं लोगों को, इंडिया की बात कर रहे हैं तो यहाँ एक्सप्लॉयटेशन किए जा रहे हैं, तो यहाँ पे तो बेसिक राइट भी हमें नहीं दिए जा रहे थे, ठीक है। इन्होंने तो रूल किया हमारे ऊपर, ट्रेडिंग के लिए आए थे, पैसे के लिए आए थे, और यहाँ पे हमारे ऊपर रूल करे जा रहे हैं। प्रेस जो थी, प्रेस को ये सप्रेस करने की हमेशा ट्राई करते थे, क्यों करते थे, बिकॉज उसके ऊपर इनकी पोल खुल जाया करती थी। तो प्रेस जो था एक तरह से मिरर बन चुका था इंडियन नेशनलिज्म का। बीच में आप देखते हो जो ब्रिटिशर्स हैं ये क्या कर रहे हैं कि जो प्रेस है, न्यूज़पेपर्स हैं, उनको सप्रेस ही करा दे रहे हैं, मतलब जो रियलिटी उसके ऊपर लिखी हुई है ना उसको इरेज करवा दे रहे हैं, और जो ब्रिटिशर्स लोगों के लिए कर रहे हैं उसको रिप्रेजेंट करवा रहे थे। तो जो प्रेस था वो एक तरह से शीशे की तरह एक्ट कर रहा था और कंडीशन बता रहा था इंडियन नेशनलिज्म की। और दूसरी रीज़न ये भी था कि प्रेस को क्यों बंद करवा दिया करते थे, न्यूज़पेपर्स को क्यों इतना मॉडिफाई करवा रहे थे ब्रिटिशर्स, बिकॉज आर्मी में बहुत सारे इंडियंस को डिप्लॉय करा हुआ था, उनको ये चीज़ पता ना लग जाए कि उनकी वो एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, इस वजह से उनको न्यूज़पेपर से दूर ही रखा जाता था। तो पब्लिक एजुकेशन का जो प्राइमरी अब सोर्स बन चुका है पढ़ने का, वो क्या बन चुका है, प्रेस। अब जो ब्रिटिशर्स हैं दे ऑल्सो सब्जेक्टेड इंडियंस टू वर्बल अब्यूज़, ब्रिटिशर्स अब इंडियंस को वर्बल अब्यूज़ भी कर रहे हैं, ह्यूमिलेशन कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं, एक्सट्रीम लेवल पे आप सोच सकते हो। इंडियन सिविल सर्विसेज जो हो रही हैं ज़्यादा, उसमें कौन बैठे हुए हैं, कंडक्ट करवाने वाले इंग्लिश वाले बैठे हुए हैं। पहले हमने देखा कि पेपर भी कहाँ पे हो रहा है, जाके इंग्लैंड में, राइट। तो वो सारी चीज़ें हो रही थी। अब एक थ्योरी आती है दैट इज़ द सेफ्टी वेल्व थ्योरी, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से A.O. ह्यूम ने इसके जो डेफिनेशन है वो दे रखी थी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्यों बनाया गया था सेफ्टी वेल्व थ्योरी के अंडर। A.O. ह्यूम कहते हैं, अब A.O. ह्यूम ही थे ना मेन उस टाइम पे जब INC का सेटअप होता है 28 ऑफ दिसंबर 1885, तो उस टाइम पे ये बोलते हैं कि क्या एक्चुअल पर्पस है बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस।
इसका मतलब था एक तरह से सेफ्टी वेल प्रोवाइड करना टू ब्रिटिश रूल अगेंस्ट द ग्रोइंग डिसकंटेंट ऑफ इंडियंस। इनके हिसाब से ए.ओ. ह्यूम ये चीज़ कह रहे हैं कि ब्रिटिश रूल के लिए एक तरह का वो सेफ्टी वेल्व था कि आईएनसी की फुल जो फॉर्मेशन है उसको करवा देते हैं, ताकि जो इंडियंस के बीच में डिसकंटेंट फैला है अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स उसको रोका जा सके। तो एज़ पर ए.ओ. ह्यूम आईएनसी की फॉर्मेशन इसीलिए करवाई गई ताकि ब्रिटिशर्स सेफ रह सके, इंडियंस को शांत किया जा सके कि देखो हमने आपके लिए तो एक सेपरेट जो है वो बॉडी ही तैयार कर दी है आईएनसी नाम की, तो अब आप शांत हो जाओ। सेफ्टी वेल्व थ्योरी जो है ये किसने दी थी? तो ये थ्योरी दी थी लाला लाजपत राय ने। ये जो अजम्पशन है ये किसने दी थी? दिस अजम्पशन वाज गिवन बाय ए.ओ. ह्यूम। तो याद रखिएगा नाम, थ्योरी का एक्चुअल जो फाउंडर हैं वो कौन है? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय। अब इसके बाद आते हैं कि मेजर ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे आईएनसी के, इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेजर ऑब्जेक्टिव क्या हैं, एम्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं। तो एक तो था कि ये जो नेशनल यूनिटी लोगों के बीच में इमर्ज कर रही है इसको और ज़्यादा प्रमोट करना और ज़्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना। टू फॉर्मुलेट एंड प्रेजेंट पॉपुलर डिमांड बिफोर द गवर्नमेंट विद द एम टू यूनिफाई पीपल ओवर अ कॉमन पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक गोल। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे ये तो बाहर से आ रखे थे, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स को ये समझाना कि हमें क्या चाहिए एक्चुअल में, कंट्री तो अपनी है, क्या चाहिए हमें, वो डिमांड को रिप्रेजेंट करना इन फ्रंट ऑफ द ब्रिटिशर्स जो ऑफिशियल रैंक्स पे बैठे हुए थे। टू ब्रिंग टुगेदर लीडर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। अब कंट्री हम देख रहे हैं तो हर जगह पे कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट चला हुआ है अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो उनके कोई ना कोई मेन लीडर हुआ करते थे। जब भी हमने रिवोल्ट्स पढ़ी ना ये चीज़ की ये लीड कर रहा है इस टाइम पे, ये लीड कर रहा है पर्टिकुलर ABCD जो भी हमारी मूवमेंट है, तो इसी चीज़ को क्या किया गया कि जो डिफरेंट लीडर्स हैं, डिफरेंट रिवोल्ट जो क्रिएट कर रहे हैं उनके बीच में भी यूनिटी लेके आए। टू फॉस्टर अ स्पिरिट ऑफ कॉमन बिलोंगिंग अमंग इंडियंस बाय रिमूविंग द रेशियल, रिलीजियस एंड कास्ट प्रेजुडाइसिस। अब बोला गया कि अब इंडिया के अंदर क्या था, कास्ट सिस्टम अभी तो लेटर वैदिक पीरियड से आ रखा है, आगे तक चले ही जा रहे हैं, मौर्यन एम्पायर, गुप्ता पीरियड, बीच में कुछ राजा लोग आ रहे हैं जो टॉलरेंस भी शो कर रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। सोसाइटी के अंदर जो कास्ट सिस्टम है आज आप देखोगे अगर तो इतना ज़्यादा डीपली जो है रूटेड है वो चीज़, तो आज भी क्या है, कास्ट प्रेजुडाइसिस आपको देखने को मिलते हैं। तो उस टाइम पे आईएनसी का जो एक ऑब्जेक्टिव था वो ये भी था कि ये जो कास्ट वेस्ट है इनको साइडलाइन करो और फोकस करो कि जो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और इसके अलावा मॉडर्न नेशनल आइडेंटिटी ऑफ इंडिया उसको भी प्रमोट करना था। अब देखते हैं हम पॉलिटिकल एसोसिएशन बिफोर इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसको अगले लेक्चर में देखते हैं, थोड़ा लंबा चार्ट है ये देखो, पर इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कुछ ना कुछ क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं इनमें से। यहाँ से करते हैं शुरू कल, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द वीडियो टू लाइक एंड शेयर, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडीइंग एंड कीप वाचिंग, गिव थम्स अप इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब भी कर दो अगर आप चैनल पर नए हो। थैंक यू एवरीवन।